नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने योग चैनल मेहर तपस्या योगा में। दोस्तों, आजकल यह क्या हर समय हर कोई एक स्वस्थ शरीर की कामना करता है, उम्मीद रखता है कि हमारे जीवन काल में हमारा स्वास्थ्य हर समय सही से रहे। और स्वास्थ्य सही से तब रहेगा तब आप शरीर का यूज करेंगे। स्वास्थ्य की कामना तो हर कोई करता है कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। कुछ होता है कि हमारा खान पान के कारण हमारा स्वास्थ्य हमारे खान पान के कारण भी खराब हो सकता है, हमारे लाइफस्टाइल के द्वारा भी खराब हो सकता है, हमारी मानसिक स्थिति के कारण भी खराब हो सकता है। और एक ग्रंथ के अंदर आदि व्याधि शब्द का जिक्र किया गया। आदि होता है हमारे मानसिक, और जो व्याधि होता है वो हमारे शारीरिक से जुड़ा होता है। यानी कि जब हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन सही रहेगा तो हमारा शरीर बीमारियों से बचा रहेगा। और मानसिक और शारीरिक संतुलन तब बना रह सकता है जब आप अपने शरीर के प्रति केयर करेंगे। अगर आप अपने शरीर की केयर नहीं करेंगे, केयरलेस रहेंगे, तो शरीर में बीमारियां जन्म लेने लग जाएगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। आज के समय में बहुत सी बीमारियां हैं, मोस्टली बीमारियां मानसिक तौर पर, जैसे आप स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में रहते हैं, कुछ चीज सोचने लग जाते हैं जो आपके हाथ से परे है, जो समय के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप उसको सोच कर अपने दिमाग को डायरेक्ट तनाव देते हैं, तो उसका तनाव आपके शरीर के ऊपर भी पड़ता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है मानसिक और शारीरिक संतुलन, दोनों चीजों का संतुलन बैलेंस होना चाहिए। आज हम ऐसे ही बात करेंगे, जब आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन सही नहीं रहता तो हमारे शरीर में एक बीमारी का जन्म हो जाता है। कुछ रीजन तो उसके बहुत सारे होते हैं, उसको बोलते हैं वैद्य। आप किसी भी वैद्य जी के पास जाएंगे वो उनको बोलेंगे संग्रहणी। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपसे ट्रीटमेंट के लिए आपसे पूछेगा आपको तकलीफ क्या क्या है, वो उनको बोलेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। तो वो तो एक मेडिकल का भाषा हो गई, जो डॉक्टर की भाषा समझ सकता है। हम तो उसको एक संग्रहणी बोलेंगे। आप उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। उसके आप पहचान कैसे सकते हैं? डॉक्टर आपसे पूछेगा भी उसके बारे में, जो जो आपसे पूछेगा उनके कारण वो भी उनसे पहचान सकता है। पूछा आपसे पूछताछ होगी, पूछताछ करेंगे डॉक्टर कि भी आपको लूज मोशन है, या फिर डायरिया है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन है, उसके कारण आपको कई बार पेट में मरोड़े लगते हैं, पेट में गैसें बनती हैं, खट्टी डकारें आती हैं। आप कि छोटी आंत या बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर जो बड़ी आंत वो डिस्टर्ब हो जाती है। और आपका पेट एक बाउल का मतलब ये नहीं कि वो बाउल कटोरा होता है, मतलब आप देसी भाषा में आप उसको समझ सकते हैं कि आपका पेट भी एक गोलाकार स्थिति में आ जाता है। आप बहुत देखते हैं जब, और बहुत आदमियों को सुबह सुबह 5-6 बार जाने की आदत होती है। वो क्या करेंगे, ऑफिस वाले आदमी होंगे तो 6 बजे उठेंगे, 9 बजे तक कम से कम 5-6 बार जाएंगे, और दिन में भी जाएंगे। काफी आदमियों का जो हमारा पाचन तंत्र होता है, उस रोग में हमारा पाचन तंत्र भी गड़बड़ा जाता है। पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाने के कारण ही ये होता है। काफी आदमियों का क्या होता है कि खाना खाते हैं 1 दिन तक, 2 दिन तक टॉयलेट नहीं जाते, 4-4 दिन तक भी टॉयलेट नहीं जाते। क्या पता चौथे दिन उनको मुंह से उल्टी आ जाए। सारा का सारा जो गंद अंदर इकट्ठा हो रखा है वो सारा उल्टी के द्वारा बाहर आ जाता शरीर से। शरीर तो गंदगी को अपने अंदर ज्यादा दिनों तक रखेगा नहीं। और काफी लोगों में होता है खाना खाते ही तुरंत हो जाते हैं टॉयलेट में जाते हैं, लूज मोशन। खाना खाया तुरंत लूज मोशन, खाना खाया तुरंत लूज मोशन, वो टॉयलेट चले गए। और काफी होते हैं जैसे सुबह होते सब फ्रेश हो लेते हैं, 1 बार गए 2 बार उनको आदत होती है। कई बार होता है कि हमें जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वालों को तलब होती है ना कि हमें बीड़ी सिगरेट, हमारा शरीर मांग रहा है, बीड़ी की इच्छा कर रहा है, सिगरेट की इच्छा कर रहा है। दारू पीने वालों को शाम होते ही वो ढूंढने लग जाते हैं कि हमें कोई दोस्त मिल जाए, हमें दारू पीने के लिए पार्टनर मिल जाए। वो ढूंढते रहते हैं, उनकी सिर्फ दिमाग वहीं पे चलता है। ऐसे ही जिनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, उनको लूज मोशन की शिकायत हो जाती है, जिनको
तो खाना खाते ही उनका शरीर उनको इंडिकेटर देने लग जाता है कि भी तुम टॉयलेट जाओ और अपने शरीर की गंदगी निकाल के आओ, मल निकाल के आओ। और काफी लोगों में क्या होता है, जिनको टॉयलेट जाने के बाद, फ्रेश होने के बाद दोबारा से शरीर इंडिकेशन दे देता है कि आपका पेट सही से फ्रेश नहीं हुआ, आपकी आंत पूरी तरह से खाली नहीं हुई, तो आपको महसूस होता रहेगा और वही महसूस आपको मानसिक तौर पर भी डिस्टर्ब करता है। नॉर्मल आदमी के मल के अंदर मेडिकल साइंस के अनुसार 3 से 4% चिकनाई बताई गई है, और जिनको संग्रहणी हो जाती है उनके अंदर 8 से 9%, 10% तक भी चिकनाई होती है। तो इसको क्या है, इसका एक मेन मुख्य रीजन क्या होता है संग्रहणी होने का, हम आपको बताने जा रहे हैं। एक जो प्रत्यक्ष कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, या कुछ शोध आदमी अपने ऊपर करके तब उसको प्रैक्टिकल करके तब आगे बताता है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आदमी ये नहीं कि संग्रहणी कोई परमानेंट है, अगर आपको 2 साल से 4 साल से 10 साल पहले से ऐसी तकलीफ है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। और ये नहीं है कोई लाइलाज बीमारी है। पेट आपका अपसेट रहता है, पेट से काफी बीमारियां जन्म लेती हैं। पेट से क्या होता है, इसके जब लूज मोशन होंगे तो आपके शरीर के अंदर कुछ होगा ही नहीं। तो आपके जो फूड के अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, जो आपके ब्लड में जाने चाहिए, जो आपके बोन में जाने चाहिए, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो आपकी हड्डियां के अंदर कैल्शियम ना होने के कारण धीरे धीरे आपकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। आपको चलने फिरने में थकावट महसूस होने लग जाते हैं, कहीं भी खड़े खड़े चक्कर आने की शिकायत भी हो सकती है। और जिनको कब्ज हो जाती है उनके लिए क्या होता है, कब्ज होने के कारण उनके पेट में गैस बनती है, अफारा बनता रहता है, खट्टी डकारें आती हैं, कब्ज के कारण सीने में जलन होने लग जाती है और सिर में दर्द होने लग जाता है, माइग्रेन तक की समस्या हो सकती है। और ये कोई आप इसको आसनों के द्वारा ठीक कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। और ये नहीं कि कोई आप सोचते हैं भी ये लाइलाज बीमारी है, तो इसमें आपने अपनी आंत को सही से रखना है। अगर आपकी आंत सही है, पाचन तंत्र सही है, तो इसको आप सही कर सकते हैं, सही रहेगा। कुछ लोगों में ये जेनेटिकली होता है, जिन लोगों में जेनेटिकली होता है, किसी के पिताजी को है तो उनके बच्चे को होगा, फिर उनके बच्चे को होगा। अगर वो सोचता है कि आगे मेरे बच्चे तक ना जाए, तो फैमिली बनाने से फैमिली ग्रोइंग करने से पहले या फैमिली बनाने से पहले, शादी से पहले वो अपनी समस्या को आसनों की प्रैक्टिस के द्वारा सुधार लेता, तो डायरेक्ट उसके हार्मोन के ऊपर असर जाएगा, जो उसके आने वाले बेबी के अंदर ये रोग उत्पन्न नहीं होंगे। एक जिसे कहते हैं कि जेनेटिकली, जो जेनेटिकली का असर वहीं पे रुक जाएगा। तो चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं और साथ के साथ कुछ न कुछ बताते रहेंगे। इसके बारे में जानते हैं हम कौन कौन से आसन करें। सबसे पहले आपकी लगनी डेली 15 से 20 मिनट है, आधा घंटा भी आप लगा सकते हैं। जितना समय आप अपने शरीर को देंगे तो आपका शरीर भी आपके लिए उतने ही अच्छे रिजल्ट देगा, आपको उतना ही अच्छे स्मूथ तरीके से चलाएगा। सबसे पहले आप खड़े हो जाए, खड़े होने के बाद पैर इतने खोल लें, हाथ पकड़े, सिर्फ इतने। यहाँ पे आप 3 से 4 मिनट तक रुके, स्ट्रेचिंग करें, कमर सीधी रखें। यहाँ पे ये नहीं कि आप ऐसे करेंगे, कमर सीधी रखें, पूरी की पूरी स्ट्रेचिंग करें। यहाँ आपकी काफ मसल्स की, हैमस्ट्रिंग मसल्स की, हिप्स के पास से आपका, और इसमें आप अपने मूलाधार चक्र को स्क्वीज कर सकते हैं, अपनी एनुस को स्क्वीज कर सकते हैं। उसको रिलीज कीजिए और स्क्वीज कीजिए। उसके बाद आप इसी में यहीं पे एक बार इस तरफ जाए 20 टाइम और 20 टाइम इस तरफ। जब आप जाएंगे ये सब करने के बाद एक आसन होता है वज्रासन। जब भी आप खाना खाएं, खाना बड़े धीरे से, आराम से, प्यार से चबा चबा कर खाएं। और अगर आप सोचते हैं कि खाना खाते वक्त हम टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो आपका दिमाग वहां पे होगा। आपने अपना पेट तो भर लिया, लेकिन शरीर उस चीज को एग्री नहीं करता।
आपका ध्यान खाने पे केंद्रित होना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हो तो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप टीवी को भूल सकते हैं, मोबाइल को भूल सकते हैं, न्यूज़ को भूल सकते हैं। आप अपने खाने को चबा चबा कर खाएंगे, चबा चबा कर खाएं, और उसमें जितना आप चबा चबा कर खाएंगे आपकी आते हैं उनके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, वो इरिटेट नहीं होंगी, वो अच्छे से काम करेंगे अपना, और आपका खाना क्या है अच्छे से पचेगा। और खाना खाने के बाद जब भी आप खाना खाएं, आप अपने नाभि चक्र पर ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जो सारी ऊर्जा है, मणिपुर चक्र है, हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होता है, नाभि चक्र होता है। अगर आपका नाभि चक्र स्ट्रॉन्ग है तो आपका शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम होगा एक फायर की तरह, जैसे आपने खाना खाया और पूरी तरह सही से पच जाएगा। और काफ़ी क्या होता है, काफ़ी लोगों को जो चीज़ें खा लेते हैं अपने समय पे, टॉयलेट जाने के बाद भी वो चीज़ें साबुत की साबुत निकलती हैं। काफ़ी बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, वो क्या करते हैं, उसी को खाना खिला दिया, जल्दबाजी में खाना खा लेते हैं, खाना खाते खाते उनको फिर पचता नहीं, और कुछ जेनेटिकली भी इसको कह सकते हैं, हर किसी के अंदर अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं, तो खाने के अंदर या टॉयलेट के अंदर साबुत की साबुत चीज़ें एज इट इज ही निकलती हैं। खाने के बाद 5 से 10 मिनट ये आसन कीजिए। इससे क्या है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा, फायर सिस्टम जो आपका खाना पचाने के लिए, एक आग होती है ना, आग के अंदर आप कुछ भी रखोगे, कपड़ा रखोगे या कुछ ऐसी चीजें रखोगे जो लिक्विड नहीं है ज्यादा, और तो आग उसको जला देती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर एसिड जो होता है, फायर जो होती है, वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में मैश कर देती है, बिल्कुल पचा देती है, जो चीज जहाँ पे पहुंचनी चाहिए वहां पे पहुंच जाती है। और दूसरा क्या होता है, खाने के साथ साथ हम ग्लूटीन का ज्यादा यूज करते हैं। ग्लूटीन क्या, हमारे खाने में ग्लूटीन होता है, और हमारे अनाज के अंदर भी होता है। आप ग्लूटीन फ्री खाना खाएं जो कि आपकी आंतों के अंदर ना चिपे। और कई बार क्या होता है कि ग्लूटीन आपकी आंत के ऊपर चिपक जाता है, तो उससे क्या होता है, वो खाना सारा का सारा नीचे चलता है, और आंत के ऊपर चिकनाई वो आपकी शरीर को, पेट को फैटी बना देता है, और फैटी बनाने के साथ जहाँ पे आपके मिनरल्स विटामिन जाने चाहिए वहां तक भी नहीं जा पाते। और उस अवस्था में आपको फाइबर का यूज भी करना चाहिए। जितनी आप सब्जी खा रहे हैं, जितने आप वेजिटेबल खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, उनके अंदर आप कोशिश कीजिए विटामिन के अंदर अपनी डाइट के ऊपर भी कंट्रोल रखिए, आप अपना फाइबर का यूज भी कीजिए। इसके बाद आप करेंगे वज्रासन, के बाद आप करेंगे, आपने पहले जो आपको बताया उसके बाद वज्रासन करेंगे। वज्रासन में बैठे बैठे आप अपना साइड बेंड कर सकते हैं, ये 20 से 30 बार, इनहेल एक्सेल, ये भी कर सकते हैं आप, और 20 से 30 बार आप ये कीजिए। 20 से 30 बार यहां से ट्विस्टिंग कीजिए, हल्की, एक हाथ पीछे, एक हाथ यहां पे, और एक्सेल करते हुए ऐसे दूसरी तरफ ये ट्विस्टिंग भी आप करेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं बालक आसन, जिसको चाइल्ड पोज बोलते हैं, शशांक आसन बोलते हैं। अगर आपका शुरुआती दौर में नहीं होता है तो आप क्या करें, अगर आप वज्रासन में भी बैठने में सक्षम नहीं है तो आप कोई टॉवल ले सकते हैं, और टॉवल तकिया ले सकते हैं, तकिया नहीं है तो आप योगा ब्लॉक ले सकते हैं कोई भी। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसे बैठ सकते हैं आप। इससे क्या है कि आपके बैठने की स्थिति सुधर जाएगी, क्योंकि एकदम से जिनका वजन ज्यादा होता है उनके घुटनों के ऊपर प्रेशर आता है। आप धीरे धीरे ऐसे करके आदत डाल सकते हैं अपना, फिर दूसरी तरफ पैर मोड़ लेंगे, फिर दूसरा पैर सीधा कर लेंगे, ऐसे करके आप बैठ सकते हैं। सारा का सारा भार इसके पैर के ऊपर नहीं आएगा, आपके नीज के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या, जब आप ऐसे बैठते हैं इसी पे ही आप पीछे ब्लॉक को रख सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं, आप तकिया रख लीजिए, आप ऐसे बैठ सकते हैं, आपके नीज के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, आपके नीज भी सेफ रहेंगे, और आप स्ट्रेट भी बैठ सकते हैं। और जब आप स्ट्रेट बैठते हैं, आप अपना ध्यान पूरा का पूरा अपने नाभि चक्र के ऊपर रखिए। फिर आप आगे झुक जाएंगे। जब आप आगे झुकेंगे, अगर आपसे आगे इतना झुका जाता तो इतने झुके, आगे कुछ तकिया वकिया कुछ रख सकते हैं। फिर आप धीरे 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 जब आपको अभ्यास हो जाए
आप शुरुआती दौर में अगर इतना भी नहीं झुका जाता तो आप थोड़े पैर खोल के, जितना आपका मैट है या जितने आपसे कूदते हैं उतने खोल के हाथ आगे रखेंगे, और जितना आपसे झुका जाता है इतना झुका जाता है तो इतने ही रुके, फिर धीरे 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 आगे झुके। फिर जब आप हो जाए सक्षम फिर ऐसे करेंगे, फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए आप अपना माथा और नोज, फोरहेड और नोज आपके मैट के ऊपर होगा। ये क्या है, ये आसन छोटे आसन है लेकिन इनके फायदे बहुत ही है। आपकी जो डाइजेशन सिस्टम, आपकी फायर है उसको जगाता है। जब आपके पेट के अंदर फायर होगी तो आपका खाना भी पचने में मदद होगी। ये नहीं कि आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आप बालक आसन करने लगे, ये खाली पेट कीजिए आप। इसके लिए नेक्स्ट आसन है आगे झुकने वाला, पैर बेंड कर लेंगे आप, यहां से टच करते हुए अपनी ऐसे करेंगे। ध्यान से देखते रहिए। शुरुआत में क्या किया आपने, अपना जो आपका स्टमक है, आपका जो मणिपुर चक्र है, जो नाभि चक्र है, आपने उसको एक्टिवेट करना है। और जब वो आपको खाना पचाने में मदद करेगा, आपके हाथों की सफाई होने में मदद करेगा। और जब आप इसको ऐसे करते हैं, इसके बाद जब आप सीधे जाते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो जाता है। ऑक्सीजन फ्लो के जाने के साथ आपका ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। जहाँ पे जिस जिस जगह पे जिस नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन फ्लो जाने की जरूरत होती है वहां तक पहुंचता। फिर धीरे 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 आप जहां तक आपसे पैर सीधे हो वहां तक कर सकते हैं। धीरे धीरे जहां तक जितने आपसे हो आप उतने कर सकते हैं। आप एक पैर बैंड करके भी कर सकते हैं, ये नहीं, ये देखिए आप जानु शीर्षासन भी कर सकते हैं, शीर्षासन। इसमें आप करेंगे यहां से एक्सेल करते हुए, दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। और यहीं से आप क्या करेंगे, आप साइड में गए, फिर आप मिडल में जाएंगे, एक्सेल करते हुए जितने आप आगे की तरफ जाएंगे, और फिर वापस जब आएंगे तो आपके पेट के अंदर ऑक्सीजन का बड़ा अच्छा फ्लो जाएगा। और एक जब आप इसमें आप चाइल्ड पोज में बैठ जाएंगे, चाइल्ड पोज में बैठने के बाद आप अपने अंगूठों को, हर किसी का सिखाने का तरीका दोस्तों अलग अलग होता है। कोई किसी प्रकार से बताता, कोई किसी प्रकार से बताता, जैसे आपको स्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। आप सीधे मुट्ठी बंद करेंगे, अपने नाभि के पास लगाएंगे, और नाभि के पास लगाने के बाद आप ऐसे भी जा सकते हैं। वो हर किसी के करने के ऊपर डिपेंड होता है। मैं कुछ और करके दिखा सकता हूं तो आप नहीं कर पाएंगे। हर कोई अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से करता है। इसी में आप थोड़ा सा और ज्यादा करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल करेंगे, यहीं से आप अपने स्टमक को अंदर खींचेंगे, उसको लगाएंगे नाभि के पास, और यहां से आगे झुक जाएंगे। धीरे धीरे आप अपना माथा और नाक अपने मैट पर लगाएं, आगे जमीन पर लगाएं। जब आप वापस आते हैं, आपके शरीर के अंदर अच्छी ऑक्सीजन का फ्लो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इसके बाद आप ट्विस्टिंग वाले आसन कर सकते हैं। ट्विस्टिंग वाले आसन भी जब आप करते हैं तो आप के शरीर के अंदर जब भी मल होता है तो ट्विस्टिंग के द्वारा वो सारा मल अपनी लाइन में आ जाता है और सारा बाहर होता है। हमारे शरीर के अंदर कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। और जिनको ज्यादा ग्लूटीन या चिकनाई रहित खाना खाने से जो लूज मोशन की शिकायत होती है वो भी ठीक हो जाती है। और ये आसन करने से, ट्विस्टिंग वाले आसन करने से आपके जो इंटेस्टाइन है, जो आपके आते हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम, फायर सिस्टम, आपका मणिपुर सिस्टम है, आप ये अपने आप को हील करता है, आपकी बॉडी को हील करता है। जब हम इतने छोटे छोटे आसन करने के बाद भी हमारे चक्र हैं जो हमारी बॉडी को हील करते हैं, अपने आप ही हील करते हैं, तो हमें तो मदद देनी चाहिए, हमें तो आसन करने चाहिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं,
एक पैर अपना घुटने के पास रखेंगे, यहीं से आप अपनी स्पाइन को सीधी रखेंगे, स्पाइन को ऐसे टेढ़ी ना करें। अगर आप टेढ़ी होती है तो हल्की फुल्की शुरुआती दौर में टेढ़ी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक्सेल करते हुए आप पैर उठा के पैर पकड़ सकते हैं, उठा पकड़ सकते हैं, यहां से पीछे देखें, फिर दूसरी तरफ करेंगे ट्विस्टिंग वाला आसन, ऐसे देखते रहिए आप। एक्सेल, एक्सेल करते हुए लंबा एक्सेल कीजिए। फिर इसी में आप क्या करेंगे, इसी में ये देखिए अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसमें यहां से आप सिर्फ शुरुआती दौर में इतने ही रुके, एक्सेल करते हुए जितना हो उसके घुटने को इस तरफ लेके आए और ज्यादा खिंचाव ना दें। अपनी स्पाइन के पास से ट्विस्ट करने की कोशिश करें। इसी में दूसरी तरफ करेंगे। ये सब करने के बाद आपका शरीर खुद पर खुद हील करने लग जाएगा आपकी बॉडी को। आप इसमें शशांक चाइल्ड पोज में भी वक्र चाइल्ड पोज कर सकते हैं। इसी में आप अपनी आर्मपिट को यहाँ पे रखेंगे, जितना हो उसके जहां तक रखी जाए वहां तक रखिए। एक्सेल करते हुए हाथ यहाँ रखेंगे, एक्सेल करते हुए यहां से सिर्फ आप इतना कीजिए। आपको दिखने में लगता है, जब आप करेंगे तब आपको एक्चुअल स्थिति का पता लगेगा कि आसन कौन कौन से कैसे होते। दूसरी तरफ भी देखिए, एक्सेल, जब आप करेंगे करते वक्त ना, करने के बाद जब आपको एकदम से श्वास का फ्लो या सांस का फ्लो जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है, उसके साथ बहुत सारी ऑक्सीजन जाती है जो आपकी बॉडी को हील करने में मदद करती है। यही आसन आप लेट कर भी कर सकते हैं। लेट कर करने के बाद दीवार के साथ आप लग के दोनों पैरों के ऊपर उठा सकते हैं और इसी में आप पैर बैंड करके ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं। दोनों तरफ देखते रहिए आप। अगर आप ये करेंगे तो आपकी फायर बड़ी जल्दी अवेक हो जाएगी, फायर बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपके पेट के अंदर से संग्रहणी का रोग है वो भी दूर हो जाएगा। सबसे लास्ट में जब आप कर रहे हैं, आप शवासन जरूर कीजिए। जब आप श्वासन करेंगे, श्वासन से पहले ये आसन जरूर कीजिए। सिर्फ इतने ही उठिए, यहाँ से यहाँ तक सीधी रखिए, वो भी शुरुआती दौर में। इसको कम से कम आप 25 बार के करीब कीजिए। करिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 25 टाइम कीजिए इसको। जब आप इसको 25 टाइम करेंगे ना, तो उसके बाद आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आप इसको होल्ड कीजिए 1 मिनट 2 मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको होल्ड ऐसे नहीं कर सकते तो आप क्या कीजिए, आप कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं, तकिया रख सकते हैं यहाँ पे अपने हिप्स के डाउन में। ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ऐसे उठिए। और आप ऐसे भी कर सकते हैं बगैर ब्लॉक के। इनको ऊपर उठाएंगे, ये और इसमें आप, और इसके बाद आप बैठ जाए। आप शवासन 10 मिनट कीजिए। जब आप श्वासन करें, आप अपने शरीर के हर एक हिस्से के ऊपर ध्यान रखें, खासकर अपने जो आपका ये चक्र है, मणिपुर चक्र है, जो आपका नेवल पॉइंट है, इसके ऊपर ध्यान रखें। आप अपने खान पान का ध्यान करके भी इसको ठीक कर सकते हैं, आसनों की मदद से भी ठीक कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा घातक बीमारी नहीं है। और
मैं दोबारा से फिर से याद दिलाना चाहूँगा, संग्रहणी एक ऐसा रोग है जो सुबह सुबह उठते ही बंदे 4-5 बार जाते हैं या जाने के बाद भी उनको फिर से लगा रहता है कि हमें टॉयलेट जाना महसूस होता रहता है, तो उनके लिए होता है। कई बार क्या था, खाना खाने के बाद इनको बार बार टॉयलेट जाने, लूज मोशन हो जाते हैं या फिर कब्जियत हो जाती है, उसके कारण कब्ज के कारण पेट में गैस, आपका पेट भी गोल गोल होगा, हर वक्त पेट में अफारा रहेगा। तो इसके लिए आपको इन योग अभ्यास की सख्त ज़रूरत है। आप इनको अभ्यास को करते रहे दोस्तों, और आगे आपके परिवार में, आपके दोस्तों में किसी को तो उनको भी बताएं, उन तक वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को देखें, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अभ्यास के साथ।